हेलो बच्चों, मैं एमडी आसिफ एमडी सर हिंदी मीडियम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 तक के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। 2 क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। इन दोनों प्रश्नों को हम आज के क्लास में ही सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए आज के क्लास को क्वेश्चन नंबर 12 से हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया है कि। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसके परिगत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया है। हमको क्वेश्चन ने पहले क्या कहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, यानी यहाँ पे जो ओडी है वो क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओडी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ओडी क्या है, इस वृत्त का त्रिज्या है। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या, जो कि हमको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। और इस वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बी डी और डी सी, यहाँ पे जो रेखाखंड बी डी और डी सी है इनके बारे में क्या कह रहा है, जिनमें स्पर्श बिंदुओं डी द्वारा बी सी विभाजित है। जिसमें स्पर्श बिंदु जो डी है ये क्या कर रहा है, बी सी को विभाजित कर रहा है, यानी दो अलग अलग भागों में इसको बांट रहा है। की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ पे ये जो बी डी है इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, और जो डी सी है इसकी लंबाई दिया हुआ है हमको 6 सेंटीमीटर। भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको जो भुजा ए बी है ये वाली और भुजा ए सी है ये, इन दोनों का लंबाई को ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी, मतलब कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आएगा थोड़ा सा इसके लिए प्रोसेस लंबा होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान के साथ समझिएगा। लेकिन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन भी है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अन्यथा 5 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान के साथ समझिएगा। ठीक, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है एक वृत्त 4 सेंटीमीटर जिसका त्रिज्या है, उसके परिगत एक त्रिभुज ए बी सी खींचा हुआ है। जो भुजा बी सी है इसको स्पर्श बिंदु डी विभाजित कर रहा है दो अलग अलग हिस्सों में, जहाँ पे बी डी का लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, डी सी का लंबाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। हमको ए बी और ए सी इसकी लंबाई को ज्ञात करना है। ठीक, अब यहाँ पे यदि हम लोग ध्यान दें इस आकृति में, तो यहाँ पे ये जो जिस तरह से ये जो भुजा बी सी है इसको बिंदु डी, इसका क्या है, स्पर्श बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे जो भुजा ये है जो बी सी पूरा इस त्रिभुज का, इसका स्पर्श बिंदु क्या है, डी है, जो क्या कर रहा है, इस बी सी को दो अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर रहा है। इसी तरह से यदि हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे ये जो ए बी है, ये जो भुजा ए बी है ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पे एक बिंदु इसका स्पर्श हो रहा है इस वृत्त में, यानी यहाँ पे भी एक स्पर्श बिंदु है जो क्या करेगा, इस ए बी को दो अलग अलग भागों में विभाजित कर देगा। मान लेते हैं इस स्पर्श बिंदु का नाम ई है, इसका नाम क्या मान लिए, ई मान लिए। और इसी तरह से ये जो भुजा ए सी है, ये भुजा ए सी भी वृत्त को यहाँ पर स्पर्श कर रहा है इस बिंदु पर। ठीक, तो ये जो स्पर्श बिंदु है ये क्या करेगा, इस भुजा ए सी को दो अलग अलग भागों में विभाजित कर देगा। मान लेते हैं इसका नाम एफ है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया, ए बी दो भागों में बढ़ गया, ए ई प्लस ई बी। इसी तरह से ए सी दो भागों में बढ़ गया, ए एफ प्लस एफ सी। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ कर रहे हैं उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अभी तक जो हम लोग किए हैं, जो हमको प्रूफ करना था, या जो हम लोग यहाँ पे स्पर्श बिंदु लिए हैं, इसके बारे में साइड में लिख देते हैं। उसके बाद ही आगे का प्रोसेस करेंगे। हमको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है भुजा ए बी और ए सी का जो लंबाई है वो कितना है। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिए थे, माना स्पर्श रेखा ए बी व ए सी का स्पर्श बिंदु ई व एफ है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद इस आकृति को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे प्रमेय 10.2 का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। प्रमेय 10.2 क्या कहता है कि किसी भी वृत्त में बाह्य बिंदु से जो खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई होती है वो समान होती है। यहाँ पे जो बिंदु सी है ये क्या है, इस वृत्त से बाह्य बिंदु है, इस वृत्त के बाहर स्थित है। तो इस बिंदु से जो हम लोग इस वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचेंगे उसका लंबाई बराबर होगा, यानी यहाँ से जो खींचा गया सी डी स्पर्श रेखा है और जो सी एफ है, इन दोनों का लंबाई एक दूसरे के बराबर होगा। इसी तरह से बी से भी जो खींचा गया स्पर्श रेखा बी डी और बी ई, ये दोनों का भी लंबाई बराबर होगा। ए से जो खींचा गया स्पर्श रेखा ए ई और ए एफ है, इसका भी लंबाई एक दूसरे के बराबर होगा। इसके लिए हम लोग लिखते हैं नौ प्रमेय 10.2 से। प्रमेय 10.2 क्या कहता है कि किसी वृत्त में बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ
समान होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो सी डी और सी एफ है ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, इसलिए सी डी बराबर क्या हो जाएगा सी एफ, और सी डी हमको कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इसलिए सी एफ भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये भी कितना हो गया, ये भी हो गया 6 सेंटीमीटर। और जो बी डी और बी ई है ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी बी डी बराबर हम लोग लिख सकते हैं बी ई। बी डी की लंबाई कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये कितना है 8 सेंटीमीटर, इसलिए बी ई भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो गया ये। और इसी तरह से जो ए ई और ए एफ है ये दोनों भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए ई बराबर ए एफ। और इसका लंबाई तो भी हमको दिया हुआ नहीं है कि ए ई और ए एफ कितना है, तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं ये किस क्या है एक्स सेंटीमीटर, इसकी लंबाई को क्या मान ली हम लोग, ए ई और ए एफ की लंबाई को एक्स सेंटीमीटर, इसको हम लोग यहाँ पे मानने हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे ये हो गया एक्स सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो जाएगा एक्स सेंटीमीटर, ठीक। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ए बी और ए सी की लंबाई को ज्ञात करना है, यानी ये ए बी और ये पूरा क्या हो गया ए सी। अब यदि हम लोग देखें ए बी की लंबाई, तो ए बी किससे मिल करके बना है, ए ई प्लस ई बी से मिल करके बना है। ए ई क्या लंबाई कितना अभी हम लोग माने हैं एक्स सेंटीमीटर, और ई बी की लंबाई माने हैं 8 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो ए सी भुजा है इसका लंबाई क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस सी एफ या एफ सी हो जाएगा। ए एफ का लंबाई कितना हम लोग माने हैं एक्स सेंटीमीटर, और जो एफ सी है इसका लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि यदि हम लोग इस x का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, इस x का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ए बी का वैल्यू मिल जाएगा, भुजा ए बी। अगर x मान के चलिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ रहा है, और ये हमको यहाँ से ई बी 8 सेंटीमीटर दिया है, तो 5 और 8 कितना हो गया 13, यानी ए बी का वैल्यू 13 आ जाएगा। सिर्फ ये मैं आपको फॉर एग्जांपल बताया हूँ, ठीक है। तो यदि हम लोग x का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो हम लोग को क्या ज्ञात हो जाएगा, ए बी भी ज्ञात हो जाएगा और ए सी भी ज्ञात हो जाएगा। अब कैसे हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं x के वैल्यू को, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए आप लोग प्रश्नावली बोल रहा हूँ पाठ, अरे यार कक्षा 9वीं पाठ बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कक्षा 9वीं में एक सूत्र पढ़े हैं जिसका नाम क्या था, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र का इस्तेमाल कब करते थे आप लोग, जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ दी हुई होती थी और उसका क्या ज्ञात करना पड़ता था, क्षेत्रफल ज्ञात करना होता था। तो किसका इस्तेमाल करते थे, हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल करके ज्ञात करते थे। यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, इसी तरह से हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल करके ये जो त्रिभुज ए बी सी है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसके भी तीनों भुजा जो है त्रिभुज ए बी सी, इसके भी तीनों भुजा हमको यहाँ पे लगभग दिया हुआ है। जो ए बी भुजा है ये है एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर, बी सी है 8 प्लस 6 यानी 14 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, और ए सी कितना हो जाएगा एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी जब कभी भी किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दिया हुआ रहता था, तो उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करते थे, कक्षा 9वीं में आप लोग पढ़े हैं हीरोन के सूत्र की सहायता से। और हीरोन का सूत्र क्या होता था किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, हीरोन का जो सूत्र है, हीरोन का सूत्र किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन का सूत्र क्या होता था, जैसे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या था आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं भी याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट में एस माइनस बी, फिर से ब्रैकेट में एस माइनस सी। ये क्या होता था, हीरोन का सूत्र होता था किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, जहाँ पे ए बी और सी क्या होते थे, किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती थी, जहाँ ए बी सी, ठीक, त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती थी। और जो ये एस है, इस एस का वैल्यू क्या होता था, ये जो एस है इसको हम लोग याद करते थे ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों त्रिभुज, जो त्रिभुज है उसके तीनों भुजाओं को जोड़ते थे और उसके बाद उसको 2 से भाग दे देते थे। यानी एस का वैल्यू कैसे ज्ञात करते थे, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 से इसका वैल्यू ज्ञात होता था, ठीक। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये ए बी सी ये देख लेंगे, ए बी सी कौन सा है, तो मान लेते हैं हम लोग ये जो त्रिभुज ए बी सी है, ठीक, इसमें जो ए बी सी है ये त्रिभुज में, इसमें ये जो भुजा है ए बी, इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, बी सी को मान लेते हैं बी, और ए सी को मान लेते हैं सी। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, माना ए बराबर ए बी, ठीक है। ये जो ए है इसको क्या मान लिए, भुजा ए बी को मान लिए। भुजा ए बी किसके बराबर है, एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर के बराबर है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 8
सेंटीमीटर। यहाँ पे फिर से आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ, ये जो भुजा ए बी है किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक x लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, यानी x प्लस 8 मिला करके क्या बन गया, भुजा ए बी बन गया। इसी तरह से बाकी भुजा भी है, ये जो b है इसको मान लेते हैं भुजा बी सी, बी को क्या मान लेते हैं भुजा बी सी। ये किसके बराबर है, 8 प्लस 6, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 14 के बराबर हो जाएगा। ये एक काम करते हैं ना, बी इस वाले भुजा को मान लेते हैं, इसको ऐसा करता हूँ, बी इसको मान लेते हैं, सी इसको मान लेते हैं, ठीक। तो ये जो हमारा बी है ये क्या हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा, और जो सी है वो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 6 हो जाएगा। तो ये बी बराबर हम लोग मान लेते हैं ए सी को, बी सी को ना मान करके ए सी को मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर बी सी को ही मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिर्फ मैं यहाँ पे क्यों मान रहा हूँ आप लोगों को आगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बी बराबर मान लिए ए सी भुजा किसके बराबर है, x प्लस 6 सेंटीमीटर के बराबर है। और जो ये सी है, जो भुजा सी है इसको क्या मान लेते हैं, भुजा बी सी के बराबर। तो ये हो गया भुजा बी सी, भुजा बी सी कितना दिया हुआ है, 8 प्लस 6, तो ये हो गया 8 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 14। तो ये भुजा बी सी का वैल्यू कितना निकल करके आ गया, 14 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पे देखिए मैं ए सी क्यों माना है, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 8 ये x प्लस 6 दोनों साथ में हो गए ये, और ये इसको मान लिया तो ये अलग हो गया। अब यहाँ पे मान लेता है बी सी, तो फिर ये बीच में आ जाता 14 सेंटीमीटर वाला। बाकी दिक्कत कुछ नहीं है, आप लोगों को जिस भुजा को ए बी सी मानना है आप लोग मान सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारा समीकरण नंबर, इसको 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ये भी तो सूत्र है ना, इसको समीकरण ये 1 हो गया हमारा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये हो गया समीकरण नंबर 4, ठीक। ये समीकरण 3 4, ये हो गया 1। अब इसके बाद हमको ए बी सी का वैल्यू तो यहाँ पे मिल गया। अब क्या ज्ञात करना है, एस का वैल्यू कैसे ज्ञात होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 से ज्ञात होगा। तो इसके लिए आगे हल करेंगे नीचे में, ठीक है। नाउ एस बराबर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। ए का वैल्यू कितना दिया है, x प्लस 8, तो यहाँ से हो गया x प्लस 8, प्लस है तो प्लस बी का वैल्यू कितना है, x प्लस 6, तो ये हो गया x प्लस 6, प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 प्लस 6 बराबर 14, तो ये हो गया यहाँ पे 14 बटा में कितना हो गया 2। अब इसको यदि हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हल करने के बाद x प्लस एक्स 2x हो गया, ये प्लस है तो प्लस 8 प्लस 6, 8 से 14, 14 14 28, तो ये हो गया 28 बटा में यहाँ आ गया 2, यहाँ 2 है यहाँ 28 है, दोनों में से 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में बच गया x प्लस, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 14 दूना 28 होता है, तो यहाँ क्या बच गया 14 बच गया, बटा में यहाँ नीचे हो गया 2, ये 2 से ये 2 कट गया, तो s का वैल्यू यहाँ से कितना निकल करके आ गया, x प्लस 14 निकल के आ गया, तो ये हो गया s बराबर x प्लस 14। अब इसके बाद इसको मान लेते हैं समीकरण 5। समीकरण 2 3 4 व 5 से ए बी सी और एस इन सब का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तब लिखते हैं समीकरण 1 2 3 4 एंड 5 से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ से होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में कितना है s, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में s की जगह में x प्लस 14, ये हो गया x प्लस 14। फिर ब्रैकेट में s माइनस a है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 14 माइनस a, या हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में लगा देंगे a का वैल्यू कितना है, x प्लस 8 है समीकरण 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 8, ये ब्रैकेट बंद, ये रूट को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट में क्या है, s माइनस बी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके लिए ब्रैकेट लगाएंगे पहले बड़ा वाला, फिर s का वैल्यू है x प्लस 14, तो इसके लिए छोटा ब्रैकेट में x प्लस 14 माइनस है तो माइनस, बड़ा ब्रैकेट में b का वैल्यू कितना है x प्लस 6, तो यहाँ पे छोटा ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 6, ये ब्रैकेट बंद। फिर ब्रैकेट s माइनस सी है यानी x प्लस 14, यहाँ से हो गया s का वैल्यू x प्लस 14, ये छोटे ब्रैकेट है, माइनस है तो माइनस सी का वैल्यू कितना आया है 14, तो ये हो गया 14। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो हम लोग को त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यहाँ से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस ये 14 है, तो ये एज इट इज रहेगा, यहाँ से हो गया ये x प्लस 14, यहाँ x प्लस 14 है, ये माइनस है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो गया x प्लस 14, ब्रैकेट खुलेगा, ये प्लस में x है माइनस में हो जाएगा यहाँ, क्योंकि माइनस है, ये प्लस का 8 है, यहाँ माइनस है, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का
8 हो गया। फिर पूरा इसको खींच ही देते हैं आगे तक। यहाँ ब्रैकेट ये वाला x प्लस 14 है तो ये हो गया x प्लस 14, यहाँ माइनस है, ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, माइनस में। ये हो गया माइनस का x, ये हो गया माइनस का 6। फिर यहाँ से x प्लस 14 ये हो गया, और यहाँ पे कितना है, माइनस का 14। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये है x प्लस 14, यहाँ ब्रैकेट में x प्लस 14 माइनस एक्स, ये प्लस x है ये माइनस x है, दोनों आपस में कट गए। ये प्लस का 14 है माइनस का 8 है, कितना हो जाएगा, 14 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ गया है। फिर यहाँ से ब्रैकेट x यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में, ये दोनों भी आपस में कट गया। 14 माइनस 6, 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस का x, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना है, प्लस का 14 माइनस का 14, ये दोनों आपस में कट गए तो यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया। तो अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर इसको हल किए तो ये हो गया x प्लस 14 एज इट इज रहेगा। ये हो गया x प्लस 14, 6 का 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 का 48, और यहाँ x है 48 के x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 48x हो जाएगा। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर आ गया है x प्लस 14 इंटू 48x। ठीक है, इसके आगे तो इसको हम लोग हल नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो ये भी हमारा क्या है, अधूरा है, क्योंकि x का वैल्यू तो हमको यहाँ पे भी नहीं ज्ञात हुआ। x तो हमारा एज इट इज आ गया x, यहाँ पे x की जगह पे अगर कुछ नंबर आता तब तो हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू नहीं आया है कुछ, तो ये क्वेश्चन अभी हमारा क्या है, अधूरा है। तो मान लेते हैं ये हमारा समीकरण नंबर 6 है। ठीक, अब चूंकि समीकरण 6 को हम लोग इससे आगे हल नहीं कर सकते हैं, इसके लिए अपन क्या करेंगे कि ये जो हमारा डायग्राम है, ये जो डायग्राम है हमारा, इस पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो केंद्र है, इस केंद्र को ये त्रिभुज ABC का जो शीर्ष है A, B और C, इन तीनों से मिला देंगे। इस O को यहाँ B से भी मिलाएंगे, C से भी मिलाएंगे और A से भी मिलाएंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, इसको अब समझने के लिए अगले पेज पर चलते हैं, क्योंकि इस पेज में अब जगह भी नहीं है। अगर यहाँ पे मैं मिला दूंगा, बाकी काम अगर अगले पेज में करेंगे तो आप लोग कन्फ्यूज होइएगा, इसलिए डायरेक्ट अब अगले पेज में चलते हैं, वहीं पर समझ में आएगा आप लोगों को बाकी सारा चीज़। ये हमारा कुछ इस प्रकार का ही आकृति था। अगर यहाँ पर हम लोग मिलाएँ इससे तो ये ABC त्रिभुज है और ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, और यहाँ पे F है, AC में स्पर्श बिंदु, AE में स्पर्श बिंदु E है, यहाँ पे D है, ये 8 सेंटीमीटर 8 6 6 और ये XX है। तो इसी तरह से हमारा कुछ यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ बना लिया हूँ मैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आगे समीकरण 6 से आगे सॉल्व करने के लिए इस डायग्राम में ये जो केंद्र O है, इससे त्रिभुज का शीर्ष B, C और A, इन तीनों को मिला देंगे। तो आइए हम लोग तीनों को पहले मिला देते हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा। ये हो गया C से मिला दिए, ये यहाँ पे A से मिला दिए, और यहाँ पे ये B से मिला दिए। अब जब हम लोग इन तीनों शीर्षों को केंद्र से जब मिला दिए तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आप लोगों के मन में आ रहा होगा। तो देखिए बच्चों, इससे क्या होगा, यहाँ पे 3 त्रिभुज, इस त्रिभुज के अगर अंदर हम लोग देखें तो 3 त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन सा, एक हो गया AOB, दूसरा त्रिभुज हो गया AOC, एक ये त्रिभुज हो गया, और तीसरा त्रिभुज हो गया BOC। ये 3 त्रिभुज हो गए, एक हो गया AOB, दूसरा हो गया AOC और तीसरा हो गया BOC। तो अब हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए कि इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक, जो इसके अंदर वाला त्रिभुज है AOB का, AOC और BOC, इन तीनों त्रिभुजों का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसके बाद इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे। तो अंदर वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल तीनों त्रिभुज का आएगा वो क्या होगा, जो बाहर वाला त्रिभुज ABC था इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। और बाहर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है हमारा समीकरण 6 में, √x प्लस 14 इंटू में 48x आया है हमारा, यही तो आया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और जब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके अंदर वाले तीनों को जोड़ देंगे तो वो भी किसके बराबर होगा, वो भी इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम लोग इन तीनों त्रिभुजों को पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इसका, इसका और इसका, उसके बाद इन तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद इसको किसके बराबर कर देंगे, समीकरण 6 के बराबर कर देंगे। वहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, वहाँ से हम लोग को ये जो x है, इस x का वैल्यू मिल जाएगा, और x का वैल्यू मिल जाएगा तो हम लोग AB का लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, साथ ही साथ AC का लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके इनका अब हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो जाएगा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। जहाँ 1/2 की जगह पे 1/2 ही हो जाएगा इंटू आधार।
इस त्रिभुज में आधार कौन सा हो जाएगा, ए ओ बी में, ये जो भुजा ए बी है यही इसका आधार होगा। तो यहाँ पे आधार की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, भुजा ए बी इंटू ऊंचाई, ऊंचाई की जगह पे क्या लिखेंगे, ऊंचाई कौन सा होगा, ये भुजा ए बी तो आधार हो गया, बी ओ होगा कि ओ ए होगा, मतलब ओ ए होगा या ओ बी होगा, कमेंट करके बताइए आप लोग फटाफट। तो देखिए इसका ऊंचाई जो है ना ही ओ ए होगा ये वाला भुजा, ना ही ओ बी होगा। अगर कोई त्रिभुज हमें इस तरह से दिया रहता है और हमको उसमें उसका ऊंचाई ज्ञात करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका जो सबसे ऊंचा वाला जो सबसे मतलब उच्च बिंदु होता है उससे एक हम लोग यहाँ पे सीधा रेखा खींचते हैं उसके आधार के ऊपर, मतलब उसका जो सबसे नीचे का बिंदु और ऊपर का बिंदु यही तो उसका ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे यदि हम लोग ऊंचाई का बात करें तो सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा हो, ये बिंदु ओ हो गया, यहाँ पे भी ऊंचाई कम है, यहाँ पे भी हाइट कम है। जैसे ये त्रिभुज है, इसमें अगर यहाँ से ऊंचाई याद करें तो ये तो कम ऊंचाई है, इसी तरह से यहाँ से ऊंचाई कम करें ये भी कम है, लेकिन सबसे मेन ऊंचाई क्या हो गया, जो बीच वाले बिंदु को हम लोग जब नीचे से वाले बिंदु से मिला देते हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर का बिंदु क्या हो गया, ओ। तो इससे जब हम लोग सीधा रेखा खींचेंगे यानी केंद्र ओ को स्पर्श बिंदु ई से मिला देंगे तो यही क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा। तो ये ऊंचाई क्या हो गया, ओ ई। तो यहाँ पे ऊंचाई की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ओ ई लिख देंगे। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए बी हमारा कितना है, ये पूरा ए बी एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर इसी के बराबर था। ए बी जब हम लोग याद किए थे तो हमारा ए बी क्या है, समीकरण अगर हम लोग 2 में देखें तो ए बी क्या है, ए बी बराबर है एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 8 इंटू ओ ई, ये ओ ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओ ई क्या है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या, और त्रिज्या हमको कितना दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा 4 ही होगा। तो यहाँ से आ गया ये 4 बराबर, अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब इसको यहाँ से अगर हल कर देंगे तो ये 2 से तो ये 4 कट जाएगा 2 बार में, क्योंकि तीनों आपस में गुणा में है, ठीक। तो ये कट गया, ये 2 ये 4 को काट दिया 2 बार में, तो यहाँ क्या आ गया एक्स प्लस 8 इंटू 2 का एक्स से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2x प्लस 2 का 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल कितना आ गया, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर 2x प्लस 16। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 7, इसको क्या मान लिए, समीकरण नंबर 7। अब इसी तरह से त्रिभुज ए ओ सी इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे नाउ त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा में आधार इंटू यानी आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 की जगह 1/2 हो गया आधार। इस त्रिभुज में आधार क्या हो जाएगा, ये जो भुजा एसी है यही इसका आधार होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एसी इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगा, उसके उच्च बिंदु से त्रिभुज का जो उस जब लोग एक रेखा खींचते हैं तो वही क्या होता है आधार। और ये ओ एफ क्या हो जाएगा, त्रिभुज इस का वृत्त का त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4। तो यहाँ पे ओ एफ, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऊंचाई की जगह पे ओ एफ, 1/2 यहाँ से हो गया, ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक 6 यानी x प्लस 6 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये इंटू में हो गया x प्लस 6 इंटू ओ एफ कितना हो जाएगा यहाँ से 4। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से ये 4 कट गया 2 बार में, ये 2 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2 का गुणा 6 में करेंगे तो हो जाएगा 12, यानी त्रिभुज जो ए ओ सी का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल कितना आ गया 2x प्लस 12 निकल के आ गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 8। अब क्या करेंगे, त्रिभुज बी ओ सी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए नीचे लिखेंगे त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यहाँ से आ गया 1/2, आधार कौन सा भुजा हो गया, भुजा बी सी, तो यहाँ पे हो गया ये बी सी इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कौन सा हो जाएगा, ये ओ डी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे ओ डी। ये हो गया 1/2 इंटू बी सी का वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ तक 8 और यहाँ से यहाँ 6, 8 और 6 14, यानी बी सी का वैल्यू आ गया 14 इंटू ओ डी कितना है 4। इस 2 को काट देंगे, 14 को 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 7, 7 का 4 में गुणा करेंगे, यहाँ पे ये 7 है, ठीक है, 7 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौको 28, तो यहाँ से कितना आ गया 28। त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल कितना आ गया 28 आ गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 9। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल है इन तीनों को जोड़ देंगे तो इनका योग किसके बराबर हो जाएगा, जो बड़ा वाला त्रिभुज था हमारा कौन सा, त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था, x प्लस 14 गुणा में 48x, ये पूरा किस में था, रूट में था त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो अब अगेन लिखेंगे,
इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा पहले तो, कि आकृति अनुसार यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आकृति अनुसार त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल किसके किसके बराबर है, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल। तो यहाँ से क्या निकल करके आ जाएगा हमारा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 10। अब इस समीकरण 10 में ए बी सी का क्षेत्रफल कहाँ से हम लोग रख देंगे, समीकरण 6 से रख देंगे ए बी सी का क्षेत्रफल, और ए ओ बी ए ओ सी और बी ओ सी का वैल्यू कहाँ से रख देंगे, समीकरण जो हमारा 7 8 9 है इनसे इसका वैल्यू को रख देंगे। तो लिखेंगे इसके लिए समीकरण 10 में, समीकरण 10 में समीकरण 6 7 8 एंड 9 से मान रखने पर, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ था समीकरण 6 में, √x + 14 इंटू में 48x, यही दिया हुआ था समीकरण नंबर 6। और ए ओ बी का क्षेत्रफल समीकरण 7 में कितना दिया हुआ है, 2x + 16 प्लस ए ओ सी का क्षेत्रफल समीकरण 8 में कितना आया है हमारा, 2x + 12 प्लस है तो प्लस बी ओ सी का क्षेत्रफल कितना है 28, तो ये हो गया 28। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, x + 14 इंटू 48x, ये तो एज इट इज भी यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे ये हो गया x + 14 इंटू में 48x बराबर, यहाँ 2x है यहाँ भी 2x, 2x कितना हो गया 4x प्लस ये 16 और ये 12, 16 और 12 कितना हो जाएगा, 16 10 26 और 2 28, 28 और ये भी 28, 28 28 कितना हो गया 56, तो ये हो गया 56। अब देखिए इस क्वेश्चन को इसके आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरफ रूट लगा हुआ है, यानी इस तरफ करनी लगा हुआ है और इस तरफ रूट नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस रूट को हटाएंगे आगे सॉल्व करने के लिए। तो इस रूट को हटाने के लिए क्या करना होगा, ये जो समीकरण है हमारा, ठीक है, इसके दोनों पक्षों में वर्क करना पड़ेगा। तो इसको लिखते हैं दोनों पक्षों में वर्क करने पर, वर्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से √ में x + 14 इंटू में 48x बराबर, इसका पूरे का स्क्वायर हो गया इधर, और यहाँ से हो गया 4x + 56, इसका भी हो गया स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये इधर हमारा ये जो पावर में 2 है इससे ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x + 14, ये हो गया x + 14, ये इंटू में हो जाएगा 48x बराबर। अब देखिए इस तरफ क्या दिया हुआ है 4x + 56 इसका होल स्क्वायर, तो अगर इसको हम लोग a मान लेंगे इसको b मान लेंगे तो a + b का होल स्क्वायर इससे खोलेंगे तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, क्योंकि 56 का यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसको गुणा भी करना पड़ेगा 4 से। तो इसको हम लोग सॉर्ट करने के लिए और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 56 है, ठीक, तो 4 ये है और 56 ये है, हम लोग ये देखेंगे कि क्या 4 के पहाड़ा में 56 आता है, तो 14 चौको 56, यानी 4 को हम लोग 14 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। तो हम लोग इन दोनों में से 4 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 का, यानी सिर्फ 4 कॉमन थोड़ी होगा, इसके साथ में यहाँ स्क्वायर भी है, तो 4 का स्क्वायर को हम लोग ले लिए कॉमन, यहाँ पे क्या बच गया, ये हो गया x और यहाँ पे बच गया 14, तो ये हो गया x + 14 का स्क्वायर, यही ना होगा। यहाँ पे अगर 4 स्क्वायर के अंदर में गुणा करेंगे इस 4 का, तो ये क्या हो जाएगा 4x + 4 का 14 से गुणा करेंगे तो 56, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया, 4x + 56 ये हो जाएगा अगर इस 4 का अंदर गुणा कर देंगे, तो यहाँ से 4 स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया x + 14 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये 48x है, इसको एज इट इज इधर छोड़ देते हैं। आप लोग अगर चाहे तो a + b का फॉर्मूला लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा होगा। ये हो गया 48x और इस x + 14 को इस तरफ ले आ रहे हैं, बराबर के इस तरफ ले आएंगे, ठीक है, यहाँ पे हो गया 4 का स्क्वायर और ये हो गया x + 14 का होल स्क्वायर बटे में, जहाँ पे x + 14 इसके साथ गुणा में था, इधर आकर के भाग में आ जाएगा, यानी इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया x + 14। अब यहाँ से क्या हो जाएगा x + 14 ये है, x + 14 ये है, इससे मतलब यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर ये कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया 48x बराबर, अगर इसको हल करें थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, और यहाँ हो गया 48x बराबर ये 4 का स्क्वायर
और यहाँ इंटू में कितना है x+14, ये हो गया x+14। अब अगर इसको हल करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से भी इसको हल करेंगे तो ये हो गया 48x, तो ये इसको लिखेंगे 48x बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो ये हो गया 16। यहाँ x+14 है तो इसका गुणा में कर देंगे x, यानी हाँ ये काम करते हैं ना, इसको x+14 एज इट इज लिखते हैं, x हो गया ये प्लस हो गया 14। अब इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 48x बराबर 16 का x में गुणा करेंगे तो ये हो गया 16x प्लस 16 का 14 के साथ गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 इंटू 14 करेंगे तो ये हो जाएगा 224 होगा, इतना ही होगा ना, 16 दाम 160 हो गया, 16 दूना 32 दूना 64, ये हो गया, तो ये हो गया 0 6 6 12 का 2 हाथ में गया 1, हाँ 224, हाँ ठीक 224 ही आना चाहिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो 16x है इसको इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ से ये हो गया 48x, ये प्लस में था इधर, इधर हो गया माइनस में 16x बराबर 224। 48 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 6 गया बचा 2, 4 में से 1 गया बचा 3, यानी 32x बराबर कितना हो गया ये 224। x का वैल्यू यहाँ से याद करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 224 बटा में 32। अब इसको काट दीजिए, 224 को 32, 2 से इसको काटेंगे 32 को तो ये हो जाएगा 16, 2 से इसको काटेंगे 1 1 और यहाँ हो गया 2 112, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8, इसको 2 से काटेंगे तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6, 8 से इसको काट देते हैं डायरेक्ट, 8 7 हो जाता है 56, यानी x का वैल्यू कितना निकल करके आ गया है 7 सेंटीमीटर आ गया। अब x का वैल्यू हमारे पास आ गया है, हमको AB और AC ज्ञात करना था, तो बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मान लेते हैं ये है हमारा समीकरण नंबर 11, ठीक है, इसको 11 मान लिए। अब इधर तो जगह नहीं है, क्या किया जाए, हाँ एक काम करते हैं, इसको ऊपर सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको नीचे वालों को थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक, समझ जाइएगा आप लोग। हम लोगों को क्या याद कर रहा था, ए बी याद कर रहा था, और चूंकि ए बी किसके बराबर था, चूंकि ए बी बराबर था ए ई प्लस ई बी के। अगर इस ड्राइंग में देखें हम लोग आकृति में तो ए बी हमारा किसके बराबर है, ये जो ए बी है ये ए ई प्लस ई बी के बराबर है। ए ई है x और ई बी है 8, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ई की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 8, यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा x का वैल्यू समीकरण नंबर 11 में कितना आया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं 7 प्लस 8, तो यहाँ से ए बी बराबर कितना निकल करके गया 7 और 8 15 सेंटीमीटर। ए बी का वैल्यू कितना है गया 15 सेंटीमीटर। यहाँ से समीकरण कारण भी लिख देंगे, चूंकि समीकरण 11 से x बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक, ये हो गया पहले भाग का आंसर। अब इसके बाद हमको क्या ज्ञात करना था, ए सी ज्ञात करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए सी बराबर, ए सी किसके बराबर है ए एफ प्लस एफ सी के बराबर है। यहाँ से ए एफ का वैल्यू हमारा कितना था x था, तो ये हो गया x प्लस एफ सी का वैल्यू कितना था 6 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम लोग यहाँ से ए सी बराबर क्या रख सकते हैं, x बराबर में 7 प्लस ये तो 6 दिया हुआ ही था, तो ए सी बराबर हमारा आ गया 6 6 12 1 13 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम लोग 7 क्यों रखे हैं, तो लिख देंगे समीकरण 11 से x बराबर 7 सेंटीमीटर। ये हो गया इसके दूसरे भाग का आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन में कहीं पे डाउट हुआ होगा आप लोगों को तो क्वेश्चन को फिर से रिमाइंड करके देखिए, है ना, फिर से उसको क्वेश्चन को दोबारा तिबारा देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम से कम 4 नंबर अन्यथा 5 नंबर का भी आ सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से इसका प्रैक्टिस करिएगा। अब इसके बाद हम लोग एक जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, उसको भी आज के क्लास में ही हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। क्वेश्चन को फिर से समझिए, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए, यानी इस क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज। इसका मतलब क्या हुआ, वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज कि एक ऐसा चतुर्भुज जो किसी वृत्त के बाहर बना हुआ है और उस चतुर्भुज की चारों भुजाएं किसी न किसी एक बिंदु पर वृत्त को कहीं ना कहीं स्पर्श कर रही है। फोर इस तरह समझिए, जैसे एक वृत्त है तो इसका परिगत चतुर्भुज कैसे हो जाएगा, एक जैसे इस तरह का चतुर्भुज बन गया है जो क्या कर रहा है, ये यहाँ पे अगर हम लोग इस चतुर्भुज को देखें, इसको नाम देते हैं ए बी, ये हो गया सी, ये डी, तो यहाँ पे एक बिंदु पे यहाँ पे टच कर रहा है इसका एक भुजा, दूसरा भुजा यहाँ पे, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ पे टच करेगा। तो इस तरह का जो चतुर्भुज होता है उसको क्या कहते हैं, वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज। तो हमसे कह रहा है किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, हम लोग को ये प्रूफ करना है।
सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद समझते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या क्या रहा है। ये हमारा प्रश्नानुसार एक डायग्राम बन गया जहाँ पे एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। इस वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है जिसमें भुजा जो AB है वो बिंदु P पर, भुजा BC बिंदु Q पर, भुजा CD बिंदु R पर और भुजा DA बिंदु S पर इस वृत्त को स्पर्श कर रहा है। इसके बारे में मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, जो हम लोग यहाँ पे आकृति बनाए हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, जो चतुर्भुज है ये ABCD, ये जो चतुर्भुज है इसकी जो आमने सामने की भुजा कौन कौन सी हो जाएगी, इधर हो गया AB, इसके सामने का भुजा CD, ये हो गया BC, इसके सामने का भुजा AD की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। यानी आमने सामने की जो भुजाएं केंद्र पर जो कोण बना रही है, केंद्र पर कौन सा कोण बनेगा, अगर इसको हम लोग इस तरह से मिला दें केंद्र से, ये इस तरह से हम लोग मिला दें तो ये जो भुजा है ये AB, ये केंद्र O पर कौन सा कोण बनाएगा, AOB, ये वाला कोण बनाएगा। और इसके सामने वाला जो भुजा है कौन सा, ये CD, ये केंद्र पर कौन सा कोण बनाएगा, COD, ये वाला कोण बनाएगा। तो प्रश्नानुसार हमको क्या प्रूफ करना है कि ये जो आमने सामने की भुजाएं हैं ये केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करते हैं, यानी संपूरक कोण बना रहा है। संपूरक का मतलब क्या होता है, जिनका योग 180 डिग्री होता है। तो हमको यहाँ पे एक तो ये प्रूफ करना है, इसको यहाँ पे लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है हमको, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं संपूरक कोण बनाती है। अर्थात क्या हो जाएगा, कोण AOB प्लस कोण COD बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसी तरह से ये वाला जो भुजा है BC, ये केंद्र O पर कौन सा कोण बनाएगा, BOC। यहाँ पे ये जो कोण बनेगा कौन सा कोण बनेगा, ये वाला कोण बनेगा BOC, ठीक। और इसके सामने वाला जो भुजा है कौन सा AD, ये केंद्र पर कौन सा कोण बनाएगा, AOD, कौन सा कोण बनेगा, ये कोण बनेगा। तो ये कोण जो है और ये कोण, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। और हमको इस पे क्या प्रूफ करना है कि ये जो कोण BOC है प्लस कोण AOD, ठीक, इसको AOD भी बोल सकते हैं, DOA भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इसका योग भी कितना है, 180 डिग्री है। ये दो चीज़ हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। अब रहा सवाल कि इसको हम लोग अब प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों को इस डायग्राम में एक रचना करना पड़ेगा। इस आकृति में क्या रचना करेंगे कि ये जो हमारा केंद्र O है, इस केंद्र O से हम लोग जितने भी स्पर्श बिंदु हैं P, Q, R और S, इन चारों स्पर्श बिंदुओं को मिला लेंगे। तो इसके लिए रचना करते हैं हम लोग। रचना क्या करेंगे कि केंद्र O से स्पर्श बिंदु P, Q, R तथा S को मिलाया। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कि इसको हम लोग क्यों मिला रहे हैं। तो पहले इसको मैं मिला लेता हूँ, फिर बताता हूँ क्यों मिलाया है, ठीक है। तो ये केंद्र O से Q उधर मिल गया, इधर S मिल गया, और यहाँ पे केंद्र O से ऊपर R मिल गया और नीचे P मिल गया। ये इन चारों को हम लोग मिला दिए। अब ऐसा करने से क्या हुआ बच्चों, देखिए ये जो आकृति है ना, इस आकृति में टोटल 8 ट्रायंगल बन गए, यानी 8 त्रिभुज बन गया। कौन कौन सा त्रिभुज बन गया, सबसे पहले तो एक त्रिभुज बन गया OSA, ये वाला त्रिभुज। फिर दूसरा त्रिभुज बन गया है, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो कौन सा ये त्रिभुज है, OPA। तीसरा त्रिभुज कौन सा हो गया, OPB। एक और त्रिभुज OQB, ये चौथा हो गया। फिर उसके बाद 5वां नंबर में OQC, ये वाला त्रिभुज। 6वां नंबर में ORC, ये त्रिभुज। 7वां नंबर में ORD और 8वां नंबर में OSD। ये 8 त्रिभुज बन गया। अब हम लोग को इस त्रिभुज को बनाने से क्या फायदा हुआ, तो देखिए यहाँ पे ये जो त्रिभुज है OSA, ये वाला त्रिभुज, और OPA, ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। जरूरी नहीं है इन दोनों को ही करें, आप कोई से भी पहले दो कर सकते हैं, ये दो, कोई से भी दो त्रिभुज सर्वांगसम प्रूफ करना है। सर्वांगसम हम लोग क्यों प्रूफ करेंगे, पहले सर्वांगसम प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा इससे हम लोगों को क्या फायदा है। सर्वांगसम अगर हम लोग प्रूफ करते हैं दो त्रिभुज को, तो उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। पहले तो हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज OSA और OPA, ये दो त्रिभुज मैं ले रहा हूँ। आपका अगर कोई दूसरा त्रिभुज लेने का मन हो तो आप कोई दूसरा त्रिभुज भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ
त्रिभुज ओ एस ए व त्रिभुज ओ पी ए ने, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में। तो इन दोनों त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये जो इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज में क्या है, ओ एस, इसका त्रिज्या हो जाएगा क्योंकि ये केंद्र है ओ, और एस क्या है, वृत्त पर स्थित एक बिंदु है यानी परिधि में, तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या होती है, त्रिज्या है, तो ओ एस त्रिज्या हो गया। और ये जो त्रिभुज है ओ पी ए, इसमें ओ पी भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ एस बराबर ओ पी। इसी तरह से ओ एस ए, इसमें भी ओ ए भुजा है और ओ पी ए, इसमें भी ओ ए भुजा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ओ ए बराबर ओ ए उभयनिष्ठ भुजा भी लिख सकते हैं। पहले तो इतना लिख लेते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओ एस बराबर ओ पी, कारण क्या हो जाएगा, दोनों त्रिज्या। उसके बाद अगला पॉइंट क्या करेंगे कि ओ ए बराबर ओ ए, दोनों क्या है, दोनों उभयनिष्ठ भुजा। अब यहाँ पे हम लोग और क्या कर सकते हैं, इस अगर डायग्राम में हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो आप यहाँ पे, अच्छा जो सबसे इजी है ये देखिए, ये बिंदु है, इस बिंदु से यहाँ पे जो स्पर्श रेखा खींचा गया है ए पी, और ये बिंदु ए से एस में, इस वृत्त में जो स्पर्श रेखा इधर खींचा गया है ए एस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ए पी और ए एस, ये और ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। क्यों होंगे, प्रमेय 10.2 से क्या जानते हैं कि किसी भी वृत्त में बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पी बराबर ए एस, ये लिख सकते हैं, यानी इस त्रिभुज में ए एस जो है वो इस त्रिभुज का ए पी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए एस बराबर ए पी, कारण क्या हो जाएगा इसका, प्रमेय 10.2 से, 10.2 प्रमेय क्या कहता है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो ये हो गया समान होती है, ठीक। अब यहाँ पे ये तीनों क्या है, ओ एस ओ ए और ए एस तीनों भुजा हैं, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एस 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 सर्वांग समता नियम से एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ओ एस ए सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ पी ए के, किस सर्वांग समता नियम से सर्वांगसम हुआ, एस एस एस, यानी भुजा 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 सर्वांग समता नियम से। अब चूंकि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है ए ओ एस, ये वाला जो कोण बन रहा है ए ओ एस, ये वाला कोण ना, और कोण ए ओ पी, ये वाला कोण, इन दोनों कोण को एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं सीपीसीटी से, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे, इसलिए कोण ए ओ एस बराबर हो जाएगा कोण ए ओ पी के। कहाँ से बराबर हुआ, ये सीपीसीटी से, ये आप सब जानते हैं। अब ये जो कोण ए ओ एस है इसको कुछ नाम दे देते हैं, ये जो कोण ए ओ एस है इसको मान के चलिए नाम दे देते हैं कोण 1, और इसको नाम दे देते हैं कोण 2। तो यहाँ से कोण 1 और कोण 2 दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ओ एस की जगह पे, या फिर कोण 1 बराबर कोण 2, ये भी लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से क्या होगा, इस आकृति में यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं त्रिभुज, कौन कौन सा, एक त्रिभुज ये, इन दोनों को भी हम लोग सर्वांगसम करेंगे। तो ये दोनों यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे मान लेते हैं इसको कोण 3 नाम दे दिए, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और ये हो गया कोण नंबर 8। तो इन दोनों त्रिभुज को जब हम लोग सर्वांगसम प्रूफ करेंगे तो कोण 3 और कोण 4 एक दूसरे के बराबर आएगा। इसको और इसको बराबर करेंगे, सर्वांगसम करेंगे तो कोण 5 और कोण 6 बराबर आएगा। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को सर्वांगसम प्रूफ करेंगे तो कोण 7 और कोण 8 भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा अभी आप लोग देख लिए हैं, जब हम लोग ये और ये त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम किए तो कोण 1 कोण 2 बराबर हो गया। उसी तरह से 3, 4, 5, 6 और 7, 8 भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे में, अतः इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के, कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 6 के, और कोण 7 बराबर हो जाएगा कोण 8 के। ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 3, और ये हो गया समीकरण नंबर 4। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। अब इसके आगे समझिए। अब देखिए ये जो डायग्राम है हमारा इस आकृति में, यदि हम लोग कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 3, कोण 4, 5, 6, 7 और 8, इन 8 कोणों को अगर आपस में जोड़ देंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, जब
कभी भी कोई वृत्त पूरा एक चक्कर लगा कर जब कोई कोण बनता है, पूरे एक चक्कर में जो बना कोण होता है इस तरह से, वो कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे भी जब पूरा इसको ऐसे चक्कर घुमाएंगे तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा, क्योंकि पूरे चक्कर में बना कोण कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन 8 कोणों को आपस में जोड़ देंगे। उससे क्या होगा, उससे हमारा क्वेश्चन समझ जाइए वहीं पे सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हुआ आगे देखिए। इसके लिए लिखते हैं अगेन या नाउ कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर कितना हो गया यहाँ? 360 डिग्री हुआ। कैसे हुआ 360 डिग्री? उसका कारण भी लिख दीजिए। चूंकि पूरे एक चक्कर में बना कोण 360 डिग्री होता है। ठीक, यहाँ से अब देखिए हम लोग का यहाँ क्या है, कोण 1 प्लस कोण 2। तो इसको मैं क्यों ना ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या कि कोण 1 को कोण 2 नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि समीकरण 1 में हमारा क्या है, कोण 1 कोण 2 के बराबर है। तो यहाँ पे कोण 1 की जगह पे मैं क्या लग सकता हूँ, कोण 2 लग सकता हूँ। तो यहाँ पे इसको हम लोग या क्या लिख सकते हैं, या कोण 1 की जगह में हो गया कोण 2 प्लस कोण 2 की जगह पे तो कोण 2 ही रहेगा। अब यहाँ पे कितना है, कोण 3 है, तो यहाँ पे प्लस करके लिखते हैं कोण 3 प्लस कोण 4 है। तो अगर हम लोग समीकरण 2 को देखें तो यहाँ पे कोण 3 और कोण 4 क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे मैं कोण 4 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, कोण 3 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा कोण 3 प्लस कोण यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5 प्लस कोण 6 यही दिया हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोण 5 की जगह पे कोण 6 नहीं लिख सकता हूँ क्या? समीकरण 3 में जो हमारा कोण 5 है वो क्या है, कोण 6 के बराबर है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, कोण 5 की जगह पे कोण 6 लिख सकता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा कोण 6 प्लस यहाँ पे कोण 6 तो दिया हुआ है, फिर प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 ये दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम समीकरण 4 में देखें तो क्या है, कोण 7 किसके बराबर है, कोण 8 के बराबर है। यानी ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर है। तो हम लोग कोण 8 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोण 7 लिख सकते हैं। पहले तो यहाँ पे कोण 7 दिया है तो ये लिखेंगे कोण 7 प्लस कोण 8 की जगह पे भी क्या हो जाएगा, कोण 7 हो जाएगा। बराबर कितना हो गया, ये कोण 7 बराबर 360 डिग्री। ये कहाँ से हुआ, तो इसको लिख देंगे समीकरण 1 2 3 एंड 4 से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कोण 2 प्लस कोण 2 इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कोण 2 होगा। तो यहाँ से हो गया ये 2 कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 3 कितना हो जाएगा, ये 2 कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 6 कितना हो जाएगा, ये 2 कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 7 ये कितना हो जाएगा, 2 कोण 7 बराबर यहाँ कितना है 360 डिग्री। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो 2 को हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे यहाँ से, यानी उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो ये 2 हो गया कॉमन, यहाँ क्या बचा, ये हो गया कोण 2 प्लस यहाँ बचा कोण 3 प्लस यहाँ बचा कोण 6 प्लस यहाँ कितना बचा, कोण 7 बचा। बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। अब ये 2 से इस 360 को काट सकते हैं, या क्या करते हैं, इस 2 को उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। इधर है गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हो गया कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360 भागित 2। इसको अब 360 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। 18 दूना 36 होता है। तो कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब देखिए अगर डायग्राम में देखें तो कोण 2 प्लस कोण 3 इन दोनों को देखें तो कौन सा आकृति बनेगा, कौन सा त्रिभुज बनेगा डायग्राम में, जो कोण कौन सा है, कोण 2 ये वाला कोण है और कोण 3 ये वाला कोण है। इन दोनों कोण को जोड़ देंगे तो कौन सा कोण बन रहा है, कोण AOB बन रहा है। अगर यहाँ से ये वाला कोण है कोण 2 और यहाँ से यहाँ तक जो कोण बन रहा है वो कोण 3 है। तो इन दोनों को जोड़ने से कौन सा कोण बन रहा है, कोण AOB यही वाला कोण बन रहा है। तो हम लोग कोण 2 प्लस कोण 3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कोण AOB प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 है। कोण 6 प्लस 7 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अगर डायग्राम में फिर से ऊपर करके देखें तो कोण ये हो गया हमारा 6, यहाँ से यहाँ तक जो कोण बन रहा है, और ये वाला कोण हो गया 7। इन दोनों कोण को अगर आपस में मिला देंगे तो कौन सा कोण बनेगा, COD ये वाला कोण बनेगा। त्रिभुज COD में कोण कौन सा हो जाएगा, कोण COD 6 और 7 को जोड़ने पर बन रहा है। तो हम लोग इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोण 6 और 7 की जगह पे हो जाएगा कोण COD बराबर कितना है यहाँ 180 डिग्री।
क्वेश्चन के पहले भाग में हमको यही प्रूफ करना था कि कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर कितना है 180 डिग्री। ये हमारा पहला भाग क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके दूसरे वाले भाग को भी प्रूफ कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, दूसरे वाले भाग को प्रूफ करने के लिए सिर्फ यहाँ पे जैसे हम लोग कोण 1 की जगह पे कोण 2 रखे थे ना, तो उसके लिए हम लोग करना पड़ेगा कोण 2 की जगह पे कोण 1 रखेंगे, यहाँ कोण 1 प्लस कोण 1 हो जाएगा। फिर यहाँ जैसे कोण 4 की जगह पे कोण 3 रखे थे, तो यहाँ क्या करेंगे, दूसरे वाले भाग को प्रूफ करने के लिए कोण 3 की जगह पे कोण 4 रख देंगे, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4। और फिर यहाँ पे जैसे कोण 5 की जगह पे कोण 6 रखे थे, तो यहाँ पे रखेंगे कोण 6 की जगह में कोण 5, तो ये हो जाएगा कोण 5 प्लस कोण 5। और इसको क्या हो जाएगा, कोण 8 प्लस कोण 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 लिए थे। उसके बाद क्या हो जाएगा, डायग्राम से जब हम लोग उसको देखेंगे तो यहाँ से देखिए कोण 1 कोण 4 कोण 5 और कोण 8। फिर उसके बाद कोण 1 कोण 8 को एक जगह लिख देना है, कोण 4 और कोण 5 को एक जगह लिख करके ये प्रूफ कर सकते हैं कि बी ओ सी इधर आ जाएगा 4 5 को मिला के, और 1 और 8 को मिला के आ जाएगा कोण ए ओ डी। तो आप लोग चाहें तो इतना कर सकते हैं, अगर इतना आप लोग नहीं करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर इतना करके भी डायरेक्ट इस तरह से लिख देंगे कि इसी प्रकार कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ डी बराबर 180 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा, आप लोगों का प्रूफ हो जाएगा। आप लोगों को इतना पूरा प्रोसेस करने का ज़रूरत नहीं है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रूफ हो गया। ये अगर आप चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। अगर कोई खड़ूस टीचर मिल गया तो डायरेक्ट लिखेंगे तो 1 नंबर तो आपका फाइनल काट देगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोण 2 की जगह कोण 1 अगेन करके यहाँ पे लिखेंगे अगेन। इसी प्रकार फिर से क्या करेंगे, यहाँ से कोण 1 कोण प्लस कोण 1 इस तरह से कर करके क्या करेंगे, यहाँ पे कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ डी बराबर 180 डिग्री प्रूफ कर देंगे। हालांकि अगर कोई अच्छा टीचर रहेगा तो नंबर बिल्कुल भी नहीं काटेगा, यहाँ पे नंबर बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए, ये बिल्कुल पर्याप्त है। इस क्वेश्चन का इतना आंसर है ना, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा, या 3 नंबर का भी आ सकता है। तो उस नंबर के हिसाब से इसका जो सॉल्यूशन है इतना वो सफिशेंट है। तो इसी क्वेश्चन के साथ प्रश्नावली 10.2 और साथ ही साथ जो पार्ट 10 था वृत्त, वो भी हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि मुझे भी बिल्कुल मोटिवेशन अंदर से मिलता रहे और मैं भी इसी तरह से डेली नए नए वीडियो बना करके अपलोड करता रहूँ आप लोगों के लिए। अब बहुत जल्द हम लोग नए क्लास में नए चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अपने पढ़ाइयों में व्यस्त रहिए।